लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 94 एंड 95 जो पार्ट ए है वो कवर कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट बी जिसमें सेक्शन 96 टू 101 है। तो पार्ट बी बात करता है सर्च वारंट्स की। सेक्शन 96 टॉक्स अबाउट व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। सर्च वारंट कब कब इशू किया जा सकता है। तो इसमें 3 सिचुएशंस में सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। पहली, अगर कोर्ट के पास रीज़न टू बिलीव है कि ये जो पर्सन है जिसको सेक्शन 94 में और सेक्शन 95 में समन और रिक्विजिशन भेजे गए हैं, ये पर्सन जो है डॉक्यूमेंट और थिंग जो है प्रेजेंट नहीं करेगा कोर्ट में। दूसरा, कोर्ट को नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट और थिंग किस पर्सन के पोजेशन में है। सी बात करता है, अगर कोर्ट को लगता है कि इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के लिए एक जनरल सर्च या इंस्पेक्शन करवाना ज़रूरी है तो कोर्ट सर्च वारंट इशू कर देगा। जिस पर्सन को ये सर्च वारंट इशू किए गए हैं, जिसको सर्च कंडक्ट करने के लिए बोला गया है, वो इस सर्च को या फिर इंस्पेक्शन को उस तरीके से कंडक्ट करेगा जो कि नीचे वाले क्लॉजेस में बताया गया है। एक बार क्लॉज सी को रीड कर लेते हैं। ये कहता है, द कोर्ट कंसिडर्स दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता will be served by a general search or inspection. It may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provisions hereinafter contained. तो इसमें यही बोला गया है कि उस पर्सन को जो नीचे सेक्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपना सर्च और इंस्पेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड सब क्लॉज बात करता है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of search warrant shall then search or inspect only the place or part so specified. इसमें क्लियरली बोला गया है कि कोर्ट जो है जब अपना सर्च वारंट इशू करेगा एक पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफाई करके, तो उसमें प्लेस और पार्ट, किस प्लेस और पार्ट को सर्च करना है वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। और जिस पर्सन को ये ड्यूटी दी गई है, चार्ज दिया गया है कि वो इस वारंट को, सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करे और जाके सर्च और इंस्पेक्ट करे, तो वो केवल उसी ही प्लेस को और पार्ट को इंस्पेक्ट या सर्च करेगा जो कि उस सर्च वारंट में कोर्ट ने स्पेसिफिकली बता रखा है वो पर्टिकुलर प्लेस। इसका थर्ड क्लॉज बात करता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट other than a district magistrate or chief judicial magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the postal authority. क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और अदर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है सर्च वारंट इशू करने की किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, पार्सल या अदर थिंग के लिए जो कि पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में है। इसका मतलब पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में अगर कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल एंड अदर थिंग है और कोर्ट को लगता है कि भाई इसके लिए एक सर्च हमें कंडक्ट करनी पड़ेगी, तो ये सर्च वारंट केवल डीएम और सीजीएम ही इशू कर सकते हैं, किसी और मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है। Section 97 talks about search of place suspected to contain stolen property, forged document. अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें लगता है, सस्पेक्ट है कि भाई यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है इस जगह पे, या फिर कुछ फॉर्ज डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, तो उस प्लेस का भी सर्च कंडक्ट करवाया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो किस किस मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है ये सर्च वारंट इशू करने की, वो देख लेते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर वो अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उसको लगता है कि इस प्लेस पे कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रखी गई है या यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, या फिर वहाँ कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का यहाँ पे सेल या प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्शनल आर्टिकल जो इस प्लेस पे रखा गया है, तो वो क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर को एक वारंट
इशू करके ऑथराइज करेगा कि वो जाके ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो जो ये पुलिस ऑफिसर है जिसको वारंट के थ्रू मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है सर्च कंडक्ट करने के लिए, वो कांस्टेबल की रैंक से अबव होना चाहिए। तो ये पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, ये किसी भी ऐसी जगह पे एंटर कर सकता है, ठीक है, या फिर बी के बात करता है टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, जो भी मैनर बताया गया वारंट में उस तरीके से उस प्लेस को सर्च करेगा। सी टू टेक पोजेशन of any property or article therein found which he reasonably suspects to be stolen property or objectionable article to which this section applies। तो वो कोई भी अगर उसको आर्टिकल या कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल उसको वहाँ पे मिलते हैं जो उसे लगता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, तो उनको अपने पोजेशन में ले लेगा। डी बात करता है टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मजिस्ट्रेट or to guard the same on the spot until the offender is taken before a magistrate or otherwise to dispose of it in some place of sale। तो वो प्रॉपर्टी और जो आर्टिकल जो है वो क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा मजिस्ट्रेट को, या फिर जब तक उस ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता उतने दौरान तक उस जगह की सुरक्षा करेगा, ठीक है। ई बात करता है टू टेक इनटू कस्टडी and carry before a magistrate every person found in such place who appears to have been privy to the deposit, sale or production of any such property or article, knowing or having reasonable cause to suspect it to be stolen property or as the case may be objectionable article to which this section अगर किसी प्लेस पे कोई पर्सन पाया जाता है और लगता है कि ये जो है कोई प्रॉपर्टी जो है डिपॉजिट कर रखी है इसने इस जगह पे, या सेल कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है, और पूरे चांसेस हैं, सस्पेक्शन है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर ये ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, तो ये क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अपनी कस्टडी में ले लेगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा। अब सेकेंड क्लॉज बात करता है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या होते हैं जिसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है। तो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स बता रखे हैं इसमें A to G। तो सबसे पहले ए बात करते हैं काउंटरफीट कॉइन, बी बोलता है पीसेस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉइनेज एक्ट 2011 और ब्रॉट इनटू इंडिया इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इशूड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। कोई भी मेटल के पीसेज हैं जो कि कॉइनेज एक्ट के अंदर प्रोहिबिट कर रखे हैं, लेकिन उसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर कोई रखता है ऐसे, और दूसरा और इंडिया के अंदर उनको लेके आया जाता है, ठीक है, जो कि कस्टम्स एक्ट के अंदर उनको लाना मना किया गया है। सी कहता है कि काउंटरफिट करेंसी नोट और काउंटरफिट स्टैम्प्स। डी बोलता है फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट। ई बात करता है फॉल्स सील्स। एफ बोलता है ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स रेफर टू इन सेक्शन 294 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023। G talks about instruments or materials used for the production of any of the articles mentioned in clause A to F। तो A to F में जो भी चीज़ें मेंशन की गई है उनको बनाने के लिए अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल जो है जो यूज़ होता है उनको प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 98 बात करते हैं कि पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम। किसके पास पावर है कि वो कुछ पब्लिकेशंस को फॉरफिट कर सकता है और सर्च वारंट भी इशू कर सकता है। तो क्लॉज 1 बोलता है कि कोई भी न्यूज़पेपर, बुक या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, wherever printed appears to the state government to contain any matter the publication of which is punishable under section 152 or section 196 or section 197 or section 294, 295 or 299 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, the state government may by notification stating the grounds of its opinion declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other document to be forfeited to government, and thereupon any police officer may seize the same wherever found in India, and any magistrate may by warrant
ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टू एंटर अपॉन and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be। तो फर्स्ट क्लॉज बात करता है कि कोई भी न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट प्रिंट किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस ये जो न्यूज़पेपर, बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये जो पब्लिश की गई है, इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि सेक्शन 152, 196, 197 एंड 294, 295, 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिशेबल है। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन के थ्रू अपने ग्राउंड्स बताते हुए कि वो क्यों इस ओपिनियन पे पहुंचे, क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि जो कंटेंट्स है इस पब्लिकेशन के अंडर वो पनिशेबल हैं इन सारे सेक्शंस के अंडर, तो अपना ओपिनियन देते हुए नोटिफिकेशन के थ्रू वो डिक्लेयर कर देगी इन सारे जो कॉपी इशू की गई हैं न्यूज़पेपर की या फिर बुक की, अदर डॉक्यूमेंट की, कि इनको फोरफिट किया जाता है। और ये जब डिक्लेरेशन हो जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है कि कहीं भी अगर उनको इनकी कॉपी पाई जाती है इंडिया में कहीं भी, तो पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर सकता है। मजिस्ट्रेट जो है वारंट के थ्रू भी पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, उसको वारंट इशू करके ऑथराइज कर देगी कि वो क्या करे, जाके किसी ऐसे प्लेस पे एंटर करे और सर्च करे जहाँ पे उसको लगता है कि इस टाइप की कॉपी जो है, जो बुक्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स वो पाई जा सकती हैं, वहाँ पे वो सर्च भी कंडक्ट कर सकता है ऐसे प्लेस पे। इसका क्लॉज 2 बात करता है कि इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 99, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर और बुक का क्या मतलब होता है, जो कि सेम मीनिंग हैव द सेम मीनिंग्स एज इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बी बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट में आती हैं। थर्ड क्लॉज इसका बात करता है कि नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 99। तो जो भी इसके अंदर ऑर्डर पास किया गया है या एक्शन लिया गया है सेक्शन 98 के अंदर, फोरफिट की गई है जो भी पब्लिकेशंस, उसको कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट में उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अदरवाइज जो कि सेक्शन 99 में जो बातें लिख रखी है उसमें केवल इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। सेक्शन 99 बात करता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर, कि जो भी ऊपर 98 में फोरफीचर डिक्लेयर किया गया है उसको सेट असाइड किया जा सकता है। उसके लिए हाई कोर्ट में हमें एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। क्लॉज 1 बोलता है कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है किसी न्यूज़पेपर में, बुक में या अदर डॉक्यूमेंट में, और ये जो न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट है इसको स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरफिट कर लिया है, डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर पास कर दी गई है सेक्शन 98 में, तो ये पर्सन जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो 2 महीने के अंदर अंदर विद इन 2 मंथ्स, जिस दिन से ये पब्लिकेशन हुआ है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट में टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन। किस ग्राउंड पे वो सेट असाइड करवा सकता है इस डिक्लेरेशन को, तो ये बोल रहा है कि ऑन द ग्राउंड दैट the issue of the newspaper or the book or the other document in respect of which the declaration was made did not contain any such matter as referred in section 98 subsection 1। इस ग्राउंड पे इसको सेट असाइड करा सकता है कि अगर ये प्रूव कर दे कि जो भी ग्राउंड्स सेक्शन 98 के अंदर मेंशन है ये बुक या डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर उन ग्राउंड्स में फॉल नहीं करता। कौन से ग्राउंड की, ये ऑब्सीनिटी के ग्राउंड्स में फॉल नहीं करता, वो सारे ग्राउंड जो कि सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295 एंड 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में मेंशन है। तो ये उसको प्रूव करना पड़ेगा और एप्लीकेशन उसे फाइल करनी पड़ेगी 2 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से पब्लिकेशन हुआ है ऑफिशियल गैजेट में उस डिक्लेरेशन का। क्लॉज 2 बोलता है
कि every such application shall, where the High Court consists of 3 or more judges, be heard and determined by a special bench of the High Court composed of 3 judges, and where the High Court consists of less than 3 judges, such special bench shall be composed of all the judges of that court. अगर हाई कोर्ट में 3 या उससे ज़्यादा जजेस हैं तो ये जो एप्लीकेशन है उसको इन 3 जजेस की स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट के द्वारा इसको सुना जाएगा और डिटरमाइन किया जाएगा. अगर जो हाई कोर्ट के अंदर ये जजेस हैं ये लेस देन 3 जजेस हैं, तो ये जो स्पेशल बेंच है उसके अंदर सारे जजेस जो भी हाई कोर्ट में हैं उनके एक स्पेशल बेंच कंसिस्ट की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और उसके द्वारा फिर ये एप्लीकेशन सुनी जाएगी. क्लॉज 3 बोलता है कि जब ये एप्लीकेशन सुन रहे होंगे, ठीक है, और ये एप्लीकेशन न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग है, ये हमने एप्लीकेशन फाइल करी है न्यूज़पेपर के फॉरफीचर के रिगार्डिंग, तो जो एप्लीकेंट है उसको एक न्यूज़पेपर की कॉपी भी एविडेंस में अपनी लगानी पड़ेगी, जिससे वो अपना जो केस है उसको प्रूव कर सके, ताकि वो बता सके कि जो नेचर है, टेंडेंसी है, जो भी वर्ड्स उसके अंदर यूज़ किए गए हैं या साइंस या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि उस न्यूज़पेपर के अंदर है, ठीक है, उनकी क्या नेचर है, उनका क्या टेंडेंसी है, जो जिसके रिगार्डिंग ये डिक्लेरेशन जो फॉरफीचर का डिक्लेरेशन है इशू किया गया है. तो इससे क्या होगा कि कोर्ट को मदद मिलेगी, वो इजीली देख पाएंगे कि नेचर एंड टेंडेंसी क्या है इन वर्ड्स का. 4th क्लॉज बात करता है कि जो हाई कोर्ट है अगर उसको लगता है कि हाँ ये जो न्यूज़पेपर है या फिर जो ये बुक है या अदर डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो भी बातें लिख रखी हैं वो सेक्शन 98 के क्लॉज 1 के अंदर जो मैटर लिखे हुए हैं उनके अंदर फॉल नहीं करती, ये बिल्कुल ठीक है ये न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट, तो वो क्या करेगा, जो डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर है उसको सेट असाइड कर देगा. हाई कोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर को सेट असाइड कर देगा. क्लॉज 5 बोलता है कि अगर ये जो जजेस की स्पेशल बेंच जो फॉर्म की गई थी अगर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, वो एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, तो जो डिसीजन है वो जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस का ओपिनियन है उस अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाएगा. सेक्शन 100 बात करता है सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड. If any district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of the first class has reason to believe that any person is confined under such circumstances that a confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before the magistrate, who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper. अगर डीएम, एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास रीज़न टू बिलीव है कि किसी पर्सन को कन्फाइन कर लिया गया है ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर कि ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं इसमें जो कन्फाइनमेंट है उसको एक ऑफेंस की तरह देखा जाता है, तो ये जो मजिस्ट्रेट हैं डीएम, एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इनमें से कोई भी सर्च वारंट इशू कर देगा और जिस पर्सन को ये सर्च कंडक्ट करने के लिए दिए गए हैं डायरेक्शन, वो जो है जाके उस पर्सन के लिए एक सर्च कंडक्ट करेगा. अगर सर्च के दौरान उसको वो पर्सन मिल जाता है तो उसको इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, ठीक है, और उस मजिस्ट्रेट जो है ऐसे ऑर्डर पास करेगा उसके बाद जो भी उसको लगता है कि उन सर्कमस्टेंसेस में प्रॉपर हैं, तो वो मजिस्ट्रेट जो है वैसा एक ऑर्डर पास कर देगा. सेक्शन 101 बात करता है कि पावर टू कंपेल रीस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द अबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ वुमेन और अ फीमेल चाइल्ड ऑफ for any unlawful purpose, a district magistrate, sub-divisional magistrate or the magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty or of such female child to her parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as may be necessary. अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेन आती है, ठीक है, जो कि ओथ पे दी गई है कंप्लेन,
कि भाई किसी भी फीमेल का अबडक्शन हो गया है या फिर अनलॉफुल डिटेन कर लिया है किसी भी वुमेन को या फीमेल चाइल्ड को किसी अनलॉफुल पर्पसेस के लिए, तो जो डीएम है, एसडीएम है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो इमीडिएट रिस्टोरेशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं कि उस वुमेन को आज़ाद किया जाए और वो जो फीमेल चाइल्ड है उसको अपने पेरेंट्स के पास वापस भेजा जाए या फिर उसके गार्जियन या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसके पास लॉफुल चार्ज उस बच्चे का, उसके पास उसको वापस भेजा जाए। और ये जो ऑर्डर पास किया गया है इस ऑर्डर को कंप्लाई किया जाए, कंप्लायंस करके रिस्टोरेशन किया जाए उस वुमेन का या फिर उस फीमेल चाइल्ड का, ठीक है। अब इस ऑर्डर को फोर्स यूज़ करके भी जो है कंप्लाई करवाया जा सकता है जितनी फोर्स नेसेसरी है। तो इस पार्ट में हमने बात करी सर्च वारंट्स की जो कि सेक्शन 96 to 101। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट सी की जिसमें 102 से लेके 104 तक सेक्शंस हैं। उसी दिन हम पार्ट डी भी कवर कर लेंगे सेम वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।